एक लड़का जो कि अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, वह बैंक से लोन लेने के लिए जाता है। वहाँ पर जैसे वह मैनेजर के कैबिन में जाता है और उस बैंक की मैनेजर एक महिला थी और वह जैसे ही उस महिला को देखता है तो देखते ही कहने लगता है कि आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे से शादी कर लें। महिला मैनेजर जैसे इस बात को सुनती है तो उससे कहती है कि ये अब मुमकिन नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से उस मैनेजर ने उससे मना कर दिया था और किस वजह से उस लड़के ने उसे शादी के लिए पूछा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है दिल्ली की रहने वाली मंजू की। मंजू जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। मंजू बीकॉम कर रही है और बीकॉम का उसका फाइनल ईयर चल रहा है। मंजू जो कि शादी के योग हो गई है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। लड़का ढूंढने पर उन्हें एक मिल भी जाता है। जो लड़का पीछे से तो हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन वो फिलहाल गुड़गांव के एक बड़े ही हॉस्पिटल में लगा हुआ था। उसने फार्मेसी कर रखी थी और फार्मेसी के बेस पर ही वो जॉब कर रहा था। लड़के का नाम था सुरेश। सुरेश जिसके परिवार में उसकी माँ है, उसकी एक बहन है और एक वो लड़का है और एक उसके पिता हैं। अब मंजू के पिता को रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है तो वह रिश्ते के लिए राज़ी हो जाता है। तो एक दिन तय किया जाता है, एक जगह तय की जाती है। उस जगह पर दोनों परिवार और लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं। अब जैसे सुरेश मंजू को देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए एकदम से हाँ बोल देता है। जैसे सुरेश के घर वाले इस चीज़ को देखते हैं तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग दहेज की बात करते हैं, लेकिन मंजू के पिता उन लोगों से साफ साफ कह देते हैं कि मुझसे जितना बनेगा मैं उतना ही दे पाऊंगा। आप लोग सोचने लगो कि ये अपनी बेटी को दहेज में कार दे देगा, मेरे पास कार का इंतजाम नहीं है। इस बात को सुनकर जो लड़के वाले हैं उनका मुंह लटक जाता है। फिर भी वो लोग कहते हैं कि ठीक है, इस बात का जवाब हम आपको कुछ दिनों में दे देंगे। ऐसा कहकर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब 2 दिन बाद लड़के वालों को फ़ोन आता है मंजू के पिता के पास और वो शादी के लिए हामी भर लेते हैं। कहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी करा देनी चाहिए। लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया है और आपकी तरफ से जो भी जवाब है वो हमें बता दीजिए। इधर जो मंजू है वो भी शादी के लिए बोल देती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप चाहते हो तो मेरी शादी करवा दो। बातें तय हो गई थी और दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से और रीति रिवाजी के साथ होती है। मंजू दुल्हन बनकर सुरेश के घर में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जो सुरेश के घर वाले थे, उसके माँ बाप और उसकी बहन, वो लोग मंजू से चिढ़ा करते थे क्योंकि उसके पिता ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल दी थी और उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका इकलौता बेटा है और उन्हें दहेज में 4 पहिए की गाड़ी मिलेगी। इसी वजह से वो मंजू से उखड़े उखड़े रहा करते हैं। बात बात पर उसे ताना मारा करते और बात बात पर लज्जित किया करते। बार बार कहा करते कि तू इस घर लायक तो थी ही नहीं, तू तो किसी झोपड़पट्टी वाले के लिए थी, लेकिन वो तो हमारे बेटे को तू पसंद आ गई, वरना तेरी जैसी लड़की को इस घर में कौन रखता। ऐसा कहते हैं वो लोग। अब यह बात जब मंजू सुरेश को बताती है तो सुरेश अपने घर वालों की ओर लेता है और कहता है कि खबरदार जो मेरी माँ और बहन के बारे में तूने कुछ भी कहा तो। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ शादी को 4-5 महीने हो जाते हैं। सुरेश की माँ और बहन का अत्याचार मंजू पर बरकरार रहता है और कभी कभी सुरेश के पिता भी उस अत्याचार में बराबर की हिस्सेदारी किया करते। अब इसी तरह से 5 महीने बाद एक दिन मंजू खाना बनाकर अपने ससुर जी को देती है और ससुर जी उस निवाले को खाते ही एकदम से उस थाली को फेंक कर मंजू के ऊपर मारते हैं और जैसी थाली मंजू को लगती है तो उसके हाथ में उस थाली से कट लग जाता है। अब तभी मंजू की सास आती है, बुरा सा मुंह बनाकर देखती है मंजू की तरफ, उसके हाथ से खून निकल रहा था तो वह उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल ले जाकर उसकी पट्टी कराती है और उसे वापस घर ले आती है। सांझ को जैसे ही सुरेश ड्यूटी से वापस लौटता है तो मंजू पूरा के पूरा वाकया सुरेश को बताती है और कहती है कि आज तो तुम्हारे पिता ने हद ही पार कर दी, थाली को इतनी जोर से दिया कि मेरे हाथ में कट लग गया। अब इस बात को सुनकर सुरेश और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। वह अपने घर वालों के खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह मंजू को फटकारता और कहता है कि जैसा मेरे माँ बाप रखेंगे वैसा ही तुझे रहना पड़ेगा। अब इस बात को सोच सोच कर मंजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक तो उसकी सास और उसकी ननद और उसके ससुर उसे टॉर्चर किया करते थे, ऊपर से उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अब वह
सहती तो कब तक सहती, इसी बात को सोचकर वह उस घर को छोड़कर वहाँ से अपने मायके चली आती है। वहाँ आकर अपने पिता को पूरा के पूरा वाक्या, पूरा के पूरा घटनाक्रम बताती है। कहती है कि पिताजी, मुझे बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि तू तो झोपड़पट्टी वालों के लायक थी, तुझे हमने इस घर में रख ही लिया है, अगर हमारा बेटा तुझे पसंद नहीं करता तो तू इस घर में बिल्कुल भी नहीं आती। इस बात को सुनकर जो मंजू का पिता है वो कहता है कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तू यहाँ रह, जब तक मैं हूँ जब तक तुझे कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर मंजू का पिता उसे अपने साथ रख लेता है। तभी एक दिन मंजू अपने पति के पास फ़ोन करती है और उसको अपने पास बुलाती है। मंजू का पति जो सुरेश था वो उसके पास आता है। मंजू सुरेश से कहती है कि ऐसा है जी, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मैं उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, क्योंकि वहाँ पर आपके घर वाले मुझे बार बार ताना दिया करते हैं और नौकरानी की तरह बिहेव किया करते हैं। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप ऐसा कीजिए, आपकी गुड़गांव में जॉब है, या तो वहाँ पर फ्लैट ले लीजिए या फिर दिल्ली में ही कहीं पर कोई फ्लैट ले लीजिए। इस बात को जैसे सुरेश सुनता है तो वह साफ इनकार कर देता है। कहता है कि अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो तुम मेरे माँ बाप के साथ ही रहो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अब मंजू गहरे सोच विचार में है। वह सोच रही है कि अब इससे आगे करना क्या चाहिए। तभी वह यह बात अपने पिता को बताती है। उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी ही बात है तो तू ऐसा कर, इससे तलाक ले ले। तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी जाती है। तकरीबन 1.5 साल के अंदर उनका तलाक हो जाता है। जैसे उसका तलाक हुआ था तो उसकी एमकॉम भी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि बीकॉम के बाद उसने एमकॉम में एडमिशन ले लिया था और पढ़ाई की वजह से उसने अपने पति से कहा था कि आप यहाँ पर फ्लैट ले लो और यहाँ पर हम दोनों एक साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद मेरी एमकॉम हो जाएगी और मैं भी किसी अच्छी सी नौकरी को पकड़ लूंगी। लेकिन उसके पति ने नहीं माना और उसे तलाक दे दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता है। जो मंजू है वो फॉर्म अप्लाई किया करती, उनके टेस्ट दिया करती, अच्छे से तैयारी कर रही थी और धीरे धीरे करते एक दिन उसका नंबर आ जाता है। वह एक बैंक की मैनेजर की पोस्ट पर लग गई थी। मैनेजर की पोस्ट पर लग गई थी। अब इस बात को देखकर उसका पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटी होने के बावजूद भी ये बैंक मैनेजर बन चुकी है। अच्छी खासी सैलरी थी और वो अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से किया करती। इधर उधर उसकी कई जगह पर पोस्टिंग आती है, कभी दिल्ली आती है, कभी गुड़गांव आती है, कभी चंडीगढ़ आती है। तो इस तरह से वो कई बैंकों में जाकर काम किया करती है। ड्यूटी करते हुए लगभग उसे 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद उसकी पोस्टिंग हरियाणा के सोनीपत के एक बैंक में आ जाती है। वहां पर जाकर देखती है तो उस बैंक के अंदर काफ़ी दिनों से मैनेजर नहीं था। इसी वजह से काफ़ी सारी फाइलें जो लोनों की थी वो पेंडिंग में पड़ी हुई थी। वह जाकर उन सभी के पास फ़ोन करवाती है, कहती है कि उनको बुलाओ और उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था वो एक एक करके उसके कैबिन में आते हैं। जिसके पास जैसा टाइम होता है उसी टाइम पर वो आता है और बैंक मैनेजर साहिबा से मिलते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं और सब कुछ सही होता है उनका लोन हाथों हाथ सैंक्शन हो जाता है। अब यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि इस बैंक के अंदर एक ऐसी मैनेजर आई है, अगर कागज़ पूरे हैं तो वो झट से लोन दे देती है। अब इस बात को सुनकर एक लड़का जिसका नाम होता है सुरेश, वह सोनीपत का ही रहने वाला था, वह भी उस बैंक के अंदर जाता है अपना लोन करवाने के लिए। उसने फार्मेसी कर रखी थी और वह अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहता था और इसी वजह से वह बैंक में लोन लेने के लिए पहुंच जाता है। अब जाकर वह जैसे ही अपनी फाइल को ले जाकर बैंक मैनेजर के सामने पहुंचता है तो बैंक मैनेजर को देखते ही एकदम हक्का बक्का सा हैरान सा हो जाता है। इधर जो बैंक मैनेजर थी वह उस लड़के को देखती हैं और देखते ही उसे पहचान लेती हैं। दोस्तों, सामने और कोई नहीं था, वही उसका पति था जिससे 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। वह उसको बिठाती है, पानी पिलाती है और अच्छी तरह से उसकी आवभगत करती है, जो कि वो सभी कस्टमर के साथ किया करती थी। अब इसके बाद वह उससे पूछती है कि ठीक है बताओ आपको क्या चाहिए। तो वह कहता है कि लेने तो मैं लोन आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे। उसके बाद मंजू अपनी पूरी कहानी बताती है। कहती है कि मैंने जब तुमसे तलाक हुआ था तो उस टाइम पे मेरी एमकॉम फाइनल हो गई थी और उसके बाद मैंने जगह जगह पर फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरा नंबर आ गया और अब मेरी पोस्टिंग को 2 साल हो चुके हैं। अब ऐसे ही मैं इस बैंक के अंदर आई हूँ और यहाँ पे अपने काम को कर रही हूँ। लेकिन तभी मंजू सुरेश से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो दिल्ली में रहा करते थे। उसके बाद सुरेश अपनी कहानी बताता है। कहता है कि जब तुम्हारा मेरा तलाक हो गया था तो उसके 1 साल बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन घर वालों के तानों ने दूसरी वाली पत्नी को भी नहीं टिकने दिया। कुछ दिनों बाद उससे भी तलाक हो गया था और तलाक होने के बाद मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि मैं टेंशन में रहा करता था और नौकरी छूटने के कारण हम लोग दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद मैं अपने गांव आ गया और यहाँ पर ये मेरा गांव है जहाँ पर ये बैंक है और यहीं बैंक के थोड़ी दूर ही मेरा घर है। उसके बाद मंजू कहती है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, लाओ तुम्हारी फाइल लाओ, मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन कर देती हूँ।
इसके बाद मंजू उसकी फ़ाइल देखती है। फ़ाइल के अंदर 2-3 डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो वह उससे कहती है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लाओ और उसके बाद मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन कर दूंगी। अब सुरेश जैसे इस बात को सुनता है तो उससे कहने लगता है कि मंजू, मैं और तुम कभी पति पत्नी रहा करते थे, क्या हुआ 1-2 डॉक्यूमेंट कम है तो तुम मेरा ऐसे ही लोन कर दो। लेकिन मंजू, जो कि अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती थी, वह उससे साफ मना कर देती है। कहती है कि अब तो हमारा तलाक हो गया है, अगर तलाक भी नहीं होता उस टाइम तुम मेरे पास लोन लेने के लिए आते, तब भी मैं पूरे डॉक्यूमेंट देख कर ही तुम्हारा लोन क्लियर करती। इस बात को सुनकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और यह बात जाकर अपने घर वालों को बताता है। कहता है कि वही मंजू जिससे मेरा तलाक हो गया था, वो इस बैंक के अंदर मैनेजर है और अच्छी खासे उसके दिन कट रहे हैं। आप कहो तो मैं उससे दोबारा शादी के लिए बात करूं। उसके घर वाले लालची थे, वो सोचते हैं कि अच्छा खासा कमाती है, अगर दोबारा से शादी हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारा भी जीवन अच्छे से बीत जाएगा। इस बात को सोचकर जो सुरेश की माँ वो कहती है कि बेटा, अगर ऐसा हो सके तो ज़रूर उससे शादी की बात कर। अब उसके बाद दूसरे दिन सुरेश अपनी फ़ाइल को लेकर बैंक मैनेजर के पास आता है और वहां पर आकर उस फाइल को देता है। बैंक मैनेजर पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देखती है और उसका लोन सैंक्शन कर देती है। इधर जो सुरेश है वो बैंक मैनेजर को घूर घूर कर देखे जा रहा था, तभी अचानक से कहता है कि मंजू, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तुमने भी शादी नहीं की है और मेरी शादी हुई तो थी लेकिन वो चल नहीं पाई है, तो क्यों ना हम लोग दोबारा से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर मंजू सुरेश से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से उसी नरक में जाऊं जहां से निकलने के लिए मुझे 4 साल लग गए। ऐसा नहीं हो सकता और तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है, अपना मेडिकल स्टोर खोलो और अपने जीवन यापन अच्छी तरह से करो। ऐसा कहकर वो सुरेश को वहां से भगा देती है। अब इसके बाद सुरेश बार बार उससे मिलने की कोशिश किया करता, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी मिठाई लेकर आया करता। मंजू जाकर जैसे ये बात अपने पिता को बताती है तो उसका सीना भी फक्र से चौड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, जिस लड़के ने तुझे ठुकराया था आज वो तुम्हारे सामने दोबारा से शादी का प्रस्ताव लेकर खड़ा हो गया। मंजू अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, मुझे उससे दोबारा शादी करनी चाहिए, ये फैसला लेने में मैं परेशान हूँ, वो बार बार मुझे परेशान करता है और बार बार मेरे पास किसी ना किसी बहाने से आ जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि मुझसे शादी कर लो। तभी जो मंजू का पिता है वो उससे कहता है कि बेटी, ऐसे दहेज के लोभियों से तुम्हें बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोबारा अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारे सास ससुर फिर से तुम्हें परेशान करेंगे और तुम ये सहन नहीं कर पाओगे इस बार। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी से मना कर देते हैं शादी करने के लिए। इधर मंजू जब एक दिन फिर से अपने बैंक के अंदर काम कर रही थी, तभी सुरेश आता है और मंजू से कहता है कि मंजू, आज मेरे घर पर एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन में तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे घर के अंदर आ सकती हो, वहाँ पर माँ बाबूजी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मंजू सुरेश से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि दोस्त बनकर तुम्हारी तो मैं दुश्मन बनकर भी तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और मैं तुम जैसे लोगों का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। वो तो मेरी ड्यूटी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारा लोन पास किया है। इसको तुम कोई उपकार मत समझना और बैंक का लोन टाइम से चुका देना, वरना सरकारी बैंक है और तुम्हें पता है इसका क्या हो सकता है। ऐसा कहकर वो सुरेश को धुतकार कर वहां से भगा देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली की रहने वाली मंजू की, जिसने अपने मुकाम को मेहनत करके हासिल किया और मुकाम को हासिल करने के बाद जिन लोगों ने उसे ठुकराया वो दोबारा से उसके साथ रहने के लिए उससे माफ़ी मांगने लगे और बार बार कोशिश करने लगे कि वो उसके साथ रहने लगे। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।